Question number 21. Observe the given figure. Observe the given figure and answer the question that follows. And answer the question that follows. एक बैटरी दे रखी है, एक बल्ब है, एक क्लिप्स दे रखे हैं। क्लिप्स मतलब ये इनको कनेक्ट किया जा सकता है आपस में। बल्ब ग्लोज, हम नीचे लिखेंगे बल्ब ग्लोज when dash wire is placed between the terminals A and B. Between the terminals A and B. ये वाले क्लिप को इन्होंने टर्मिनल ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शंस नहीं है, पहले ना चार इन्होंने वायर के वो दे रखे हैं मटेरियल के नाम। तो फर्स्ट है कॉपर, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है आयरन और फोर्थ है सिल्वर। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम आयरन सिल्वर। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन सी है ओनली फोर्थ। और डी है ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम आयरन और सिल्वर चारों के चारों कंडक्टर हैं, तो इन टर्मिनल्स के बीच में आप कोई भी डालें कंडक्टर, वो बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए सोहम, समझ में आ रहा है? सोहम, अर्णव, आशुतोष, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट
which of the following metals will melt if you keep them on your palm? If you keep them on your palm, फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है मरकरी, मैग्नीशियम, मरकरी, सीजियम, गैलियम। बता रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। तो मैग्नीशियम जो है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, ठीक है। मरकरी जो है, मरकरी तो वैसे ही लिक्विड मेटल है, तो ये तो क्या मेल्ट करेगा। सीजियम और गैलियम लग रहे हैं। ऑप्शंस देखिए। इन्होंने दे रखा है, ए है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सी है थर्ड एंड फोर्थ, और डी है सेकंड एंड थर्ड। कौन सा होगा, कौन सा? ये लास्ट था सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका साइंस का लेना है फुल सिलेबस टेस्ट, कभी लेना है? सैटरडे? सैटरडे क्या, सैटरडे को किस टाइम है? चलो आप तैयार रहना कि मैं आपका ना सैटरडे को या संडे को टेस्ट ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, रात को रखूंगा या फिर शाम को रख लेते हैं 6:30 बजे, सैटरडे। कब तक है? 6:30 से? अच्छा अच्छा, 5 से 6:30 है ना, ऐसा रखा जा सकता है सैटरडे को। सैटरडे को शाम को चलेगा, 5 से 6:30 रख लें। हाँ 4:30 से, ये बात भी सही है। 4:30 से, या हो सकता है फिर मैं 4 बजे से रखूंगा, 4 से 5:30। ठीक है, बता दूंगा चलो आपको। चलिए अगला देखते हैं। तो तैयार रहना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ कि जैसे मैथ्स का अभी लिया था, तो साइंस का भी फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं अभी आजकल कहाँ रहे। हाँ स्कूल आ रहा होगा, टेस्ट दिया था उसने। नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, full stop. Which of the following is a good conductor of electricity?
इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली तो नॉन मेटल्स, क्वेश्चन देखकर समझ में नहीं आ गया इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट हो सकता है ना, हाँ। तो जनरली तो नॉन मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो मुझे अब ऑप्शंस में इन्होंने नॉन मेटल्स दे रखे होंगे, तो नॉन मेटल में केवल ग्रेफाइट ही होता है जो कंडक्टर होता है। तो ऑप्शंस देख लो आप। ऑप्शन ए है डायमंड, बी है ग्रेफाइट। वाह, देखा, बता दिया पीके ने। डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर और फुलरीन। ये फुलरीन जानते हैं क्या होता है? जो कार्बन होता है ना, कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे तो इसको। कार्बन की दो फॉर्म नहीं होती, तीन होती हैं। एक तो डायमंड, एक ग्रेफाइट, और एक तीसरी फॉर्म भी होती है। इसका पूरा नाम सुन के मजा आ जाएगा। इसका पूरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज डायमंड की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें ग्रेफाइट की होती है, और बहुत कम मिलता है नेचर में, ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हाँ तीन फॉर्म होती हैं डायमंड की, सॉरी कार्बन की। ठीक, तो ये तीन फॉर्म्स में मिलता है। तो वैसे तो वाइवा में पूछेंगे नहीं टीचर, क्योंकि कार्बन वाला चैप्टर है नहीं टर्म वन में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। बस मजा आ जाएगा। ठीक है, इसकी शेप फुटबॉल की शेप होती है इसकी। अच्छा, फुटबॉल की शेप जानते हैं कैसी होती है? हाँ, हेक्सागन और, अरे बता रही है, अभी सोच रही है, तुम भी सोचो। देखिए, फुटबॉल में ना एक अलग सी चीज आपको दिखाई देगी। फुटबॉल वैसे तो स्फेरिकल होती है, बॉल होती है, लेकिन जब आप फुटबॉल को देखोगे ना कि जिस मटेरियल की वो बनती है, तो फुटबॉल इस तरह से होती है, पेंटागन होता है ऐसे। और जो ये पेंटागन है, इस पेंटागन की हर एक साइड पर एक एक हेक्सागन बनता है। समझ गए? और इसी तरीके से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन क्या होता है कि एक ऐसा फाइव साइडेड फिगर जिसमें हर एक साइड आपने बराबर बराबर ले ली। तो मान लो आपने 5-5 सेंटीमीटर का ले लिया, या मान लीजिए आपने 2-2 सेंटीमीटर की आपने एक पेंटागन बना लिया, रेगुलर पेंटागन है। तो फिर आप क्या करें, 2-2 सेंटीमीटर का ही रेगुलर हेक्सागन बना लें। तो ये एक अजीब सा केस है फुटबॉल का, कि कुछ सोचना नहीं पड़ता कि आपको किस तरीके का बनाना है। आपने रेगुलर पेंटागन्स बना लिए और रेगुलर हेक्सागन्स बना लिए, और जोड़ते चले जाओ, पूरी बॉल तैयार हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट बॉल तैयार हो जाती है। तो बीच में कभी भी देखना, कोई भी फुटबॉल हो, तो उसमें बीच में किसी भी, कहीं पर भी किसी भी शेप, किसी भी फेस से वो पड़ी हुई वो आपको दिखाई दे, तो आप ये देखेंगे बीच में पेंटागन होगा और बाकी उसकी पांचों साइड्स पर हेक्सागन चिपके हुए होंगे। ऐसे होता है। खैर, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका हो गया ग्रेफाइट। छोड़ो ना, जरूरत ही नहीं है अभी उसकी। उसको आप 15 दिसंबर के बाद पढ़ना। 11 दिसंबर को पेपर खत्म है ना, 4 दिन की छुट्टी मना लेना। तुम 2 हफ्ते की मना लेना छुट्टी। मैं 15 या 16 से सोच रहा हूँ, 15 या 16 से। और मैं समझता हूँ कि शायद आज क्या 17 है, 16 है, आज तो 16 है ना। आज 16 है, तो मैं समझता हूँ शायद आप लोग 26 तक आएंगे, 25 तक आएंगे मैक्सिमम, है ना। फिर 27, 28, 29, 3 दिन तो रखोगे ना। हिस्ट्री एक दिन, हिस्ट्री एक दिन, सिविक्स एक दिन, ज्योग्राफी। हम्म। तो मैं मानता हूँ कि 26 तक आ पाएंगे। तो 26 के बाद, हाँ उससे पहले तो आ ही सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो 26 के बाद आप मैथ्स के पेपर से पहले एक दिन 2 दिन जितनी भी छुट्टी हो आ सकते हैं। हाँ, एक ही दिन की छुट्टी है मैथ्स में, और साइंस में? अच्छा, तो ठीक है, आप फर्स्ट को आ जाना साइंस के लिए। 30th को बर्थडे, मैं बर्थडे मनाऊंगा, आप पेपर देना, ठीक है। और हाँ, तो आ जाना तुम, ठीक है। तो 26 तक आप आएंगे, उसके बाद 4 दिन का, मैं मानता हूँ कि 4 दिन का वो नवंबर का 4 दिन का गैप हुआ, 11 दिन का आपका दिसंबर का हुआ जब आपके एग्जाम्स चलेंगे, और 4 दिन का रख लेंगे, है ना। तो बहुत है इतना, क्योंकि उसका मैं आपको पिक्चर देख लेना। मैं तो ये बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद में ना, मुझे मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि ये आपके एग्जाम्स अप्रैल में करेंगे या नहीं। मुझे लगता है कि कहीं मार्च में ही ना हो जाए एग्जाम्स। तो इस वजह से हम ये सोचते हैं कि अगर 15 से या चलो 16 से कर लेते हैं, तो हमें आधा महीना दिसंबर का मिल जाएगा, और उसके बाद लगभग 1 महीना जनवरी का। और अगर फरवरी एंड में ही, जैसे इनका प्लान है, फरवरी एंड में ही शायद एग्जाम कराने का, या मार्च के फर्स्ट वीक में, तो हमारे पास 15 दिन फरवरी के मिलते हैं, 1 महीना जनवरी का मिलता है, और 15 दिन दिसंबर के, मतलब 2 ही महीने हैं बस। ये समझ लेना टर्म 2 के लिए। और टर्म 2 के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या है कि एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करना होगा, पूरा सब्जेक्टिव करना होगा। तो इस वजह से उसमें एमसीक्यू मिलेंगे ही नहीं। चलो, सुनने में आया बहुत बढ़ रहा है। इलेक्शन तक दबाएंगे, उसके बाद खींचेंगे चलिए जी, इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ कोटिंग। नहीं, सीरियसली लीजिए, अब आपके पास 10 ही दिन है अब पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग have a coating of an insulating material of an insulating material, full stop. The material generally used is, the material generally used is, ऑप्शन ए है सल्फर, बी है ग्रेफाइट। ए है सल्फर, बी है ग्रेफाइट, सी है पीवीसी, और डी है ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? पीवीसी, ठीक है ना। तो पीवीसी की कोटिंग जो है, वो जितने भी वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा भी अगर देर तक भी करंट उसमें चालू रहता है, तो वो पिघलता नहीं है। सल्फर तो वैसे ही मेटल है, तो सल्फर की तो कोटिंग वैसे भी नहीं होगी, होता भी बहुत सॉफ्ट है। ग्रेफाइट की कोटिंग करके क्या करेंगे, ग्रेफाइट अपने आप में ही कंडक्टर है। पता चला ग्रेफाइट की कोटिंग करी आपने, छू लिया, आपको करंट लग गया, चिपक गया पीके उसमें, नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। क्या बचपन में लगा होगा कई बार करंट? कभी नहीं लगा? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 25, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स,
इसका मतलब लग चुका है कई बार। हम्म। ए है लेड, बी है मर्क्यूरी, सी है कैल्शियम, लेड मर्क्यूरी कैल्शियम और सोडियम। सोडियम। तो यहाँ पर जो सबसे पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम ये कहते हैं मरकरी तो कंडक्टर होता ही होता है खूब बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ सॉरी हीट का, क्योंकि मर्क्यूरी तो थर्मामीटर के अंदर यूज करा जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। कैल्शियम भी अच्छा कंडक्टर है, सोडियम भी, मतलब हीट की बात कर रहे हैं, हीट के कंडक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। इसमें सबसे जो कमजोर कंडक्टर होता है, सबसे पुअर कंडक्टर, वो लेड होता है। ठीक है, ये याद रखने वाला है, याद रखिएगा। लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। उसके बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ये ऐसे ही मैं पढ़कर बता रहा हूँ। 26 क्या है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन? सोनोरिटी है ना। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोनोरसनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। तो सोनोरसनेस हो गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 27, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ऑड मतलब जो सबसे अलग हो। तो जैसे ए हो गया सल्फर, बी हो गया हाइड्रोजन, सी है आयोडीन और डी है पोटेशियम। ठीक है। तो सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल, आयोडीन भी नॉन मेटल, एक अकेला पोटेशियम ही है जो कि मेटल है, तो पोटेशियम इसमें ऑड वन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं कि एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। तो एक तो वैसे ही सोच लो कि एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं जो बेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो बेस बेस जो बनाते हैं ना, सॉरी बेस कह रहा हूँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो इसका मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड ढूंढना है इसमें हमको। ऑप्शन ए दे रखा है Na2O। तो Na2O क्या है, मेटल या नॉन मेटल? Na क्या है? सोडियम। मेटल है या नॉन मेटल? मेटल है, तो इसका ऑक्साइड तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, हटा दो इसको। हमें बताना है एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो कार्बन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल, ये हो सकता है। ठीक। तीसरा देखते हैं CO2। ये भी अगेन, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। और चौथा है Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो वो तो बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर CO और CO2 में CO2 लेंगे हम, CO नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि CO के केस में हमने देखा था कि CO हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, एसिडिक नहीं होता। तो CO2 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस, मैं अभी आ रहा हूँ। 29 के बारे में। तो 29 में है, पहला है ऑप्शन ए, ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। ट्रू है। ठीक है। दूसरा है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू है। उसके बाद है, 1 मिनट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल्स। तो पहला ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी एक लिक्विड नॉन मेटल होता है, तो ये तो ट्रू है। दूसरा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ट्रू है, और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल होता है। सी है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ये भी ट्रू। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, वैसे तो इसका आंसर एनोडाइजिंग है, पर ये छोड़ दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट है जो सिलेबस में है नहीं, तो ये गलती से क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसमें, ये रहने दीजिए। उसके बाद 31 देखो, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। थिन वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। खाने के जो बर्तन होते हैं वो बनाने में एल्यूमिनियम का काम आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो पहला देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, हीट का। मुझे ये ट्रू लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो कि जो बड़े बड़े यूटेंसिल होते हैं जैसे कढ़ाई वगैरह होती है या प्रेशर कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक, स्टील का प्रेशर कुकर देखा है क्या? नहीं ना, एल्यूमिनियम का होता है प्रेशर कुकर। अगर देखेंगे कभी कोई अलग अलग आजकल ब्लैक कलर के भी आते हैं प्रेशर कुकर्स, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग करी हुई होती है, होता वो भी एल्यूमिनियम का ही है। उसके बाद हाँ तो क्या हो गया, एरोप्लेन भी तो एल्यूमिनियम का ही बनता है, वो भी हैवी ड्यूटी होता है, एल्यूमिनियम का बनता है एरोप्लेन। बड़ी बड़ी जो बाइक्स होती हैं उनके इंजन एल्यूमिनियम के बनते हैं। पहले बना करते थे कास्ट आयरन के इंजन, इंजन ही खराब हो जाते थे। हाँ, कास्ट आयरन एक हार्ड प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक हार्ड तरीके का आयरन होता है उसको, मतलब उसके इंजन बनते थे पहले, जब पहले गाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बाइक्स की आवाज भी। इसका मतलब नैनो में इसका इंजन लगा हुआ है। नैनो तो पता नहीं। अगला देखिएगा, अगला है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कुकिंग यूटेंसिल में क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, है तो बेकार है। थर्ड दे रखा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कुकिंग यूटेंसिल को कोई ऐसे खींच खींच के थोड़ी बनाया जाता है, तो वो भी नहीं है। और फोर्थ है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अरे उसको क्यों मार रहे हो? हाई मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हमने उसके अंदर सब्जी वब्जी बनाने के लिए रखी, पता चला वो पिघल ही गया, है ना, तो सब्जी सारी गिर गई नीचे। अब उसमें से ढूंढना पड़ रहा है कि किधर एल्यूमिनियम के टुकड़े हैं किधर सब्जी है। तो इस वजह से दोनों ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये एल्यूमिनियम एक मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और दूसरा गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों ट्रू होंगे। हो जाता है कई बार। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं 33। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ विगरसली वायलेंटली रिएक्ट करने वाले कौन से? सोडियम, पोटेशियम, हाँ, और मैग्नीशियम भी करता है तेजी से रिएक्ट। लेकिन मैं पहले ऑप्शंस देखूंगा। ऑप्शन एक तो जिंक दे रखा है, जिंक तो करता ही नहीं है। कैसे करेगा? गर्म जब तक ना करें उसको वो करेगा ही नहीं। आयरन, आयरन भी ऐसे नहीं करता। आयरन को भी क्या है कि जलती हुई फ्लेम में आयरन के जो आयरन फिलिंग्स हैं उनको स्प्रिंकल करना पड़ता है, तब वो तेजी से जलता है। तो ये भी बेकार है। सी है मैग्नीशियम और डी है कॉपर। कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता, याद होगा ना, कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता है। तो मैग्नीशियम बचा बस एक, केवल तो मैग्नीशियम है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अगला देखते हैं जी, ये था 33। 33 के बाद में है 34। अब ये ना ऑप्शंस बताने से पहले अपने आप ही बता देना इसका क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनना, 34 का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम, ठीक है, ये पहले सेंटेंस से ही समझ में आ गया, सोडियम। सोडियम और पोटेशियम भी होता है, ठीक है, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन सुनते हैं। तो सोडियम है वैसे तो इसका, क्योंकि एक एक एलिमेंट जो कि सॉफ्ट होता है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। सॉफ्टनेस और हार्डनेस की डेफिनेशन यही होती है इसमें केमिस्ट्री में। ये सॉफ्ट थिंग जो है इट कैन बी कट विद अ नाइफ, और जो हार्ड थिंग है इट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, ये होता है। आगे लिखा है दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर। और मजबूती से हमारे दिमाग में बैठ गया कि सोडियम ही है, ठीक है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? कैरोसिन में, कैरोसिन में रखते हैं। नहीं, जेली जैसा नहीं होता, सॉफ्ट होता है, पाउडर्ड होता है, मतलब उसको अगर छूते हैं ना आप, अगर बुक हो आपके पास लक्ष्मीर सिंह तो उसमें देखना येलो येलो कलर का होता है। मतलब वो ऐसा होता है जैसे साबुन, जैसे साबुन होता है, तो उसको उठाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे साबुन है, थोड़ा सा जोर से दबाओगे तो चूरा चूरा बन के गिर जाएगा, ऐसा होता है, टूट जाता है। फिर है इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, तो हमें मालूम है विग्रसली वाटर से रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है फॉस्फोरस और डी है कैल्शियम। तो सोडियम ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी दे दें, तो वो नहीं होगा। 35, ये भी ध्यान से पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से और बताना आंसर क्या होगा।
ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? और एल्यूमिनियम. ठीक है, जिंक और एल्यूमिनियम ये दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो मैं इसका ऑप्शंस बताता हूँ. सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर. तो एल्यूमिनियम हो गया. अगला देखेंगे, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये लिख लीजिए क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन नंबर 36. 36 में लिखे एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. With a high melting point. Full stop. This compound is soluble in water. This compound is soluble in water. Full stop. The element is likely to be the element is likely to be the element is likely to be ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन, डी है आयरन. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? जो मेटल्स बनते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स का ही तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो मेटेलिक ऑक्साइड्स का ही होगा. तो पहली चीज तो ये है कि मुझे जो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें मुझे मेटल्स ढूंढने हैं. तो कार्बन तो नॉन मेटल है, तो कार्बन मेरे लिए बेकार हो गया. सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन है तो मेटल, लेकिन सिलिकॉन का रिएक्शन आपने कहीं नहीं देखा होगा. ठीक, तो सिलिकॉन को हटा दो, ये एक सेमीकंडक्टर होता है. मेरे पास कैल्शियम और आयरन बचा. ठीक है, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर. आयरन का जो ऑक्साइड है वो तो पानी में घुलेगा नहीं, क्योंकि आयरन का तो एक तो ऑक्साइड बनना मुश्किल, और जो ऑक्साइड बनता है उसको हम रस्ट बोल देते हैं, रस्ट. ठीक है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उसको पानी में आप डालो, अगर पाउडर्ड फॉर्म में जो वो रस्ट होता है उसको पानी में डालो, पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो घुलेगा नहीं. द एलिमेंट द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो ये कैल्शियम ही बचता है. ठीक है, और इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि हम जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको जब हम पानी में घोल देते हैं तो वो पानी में घुलकर वाटर सॉल्युबल बेसिस बना देते हैं. तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया. और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसको हमने वाटर में घोल दिया तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, CaOH होल ट्वाइस. ये हो गया. ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, क्लियर है? क्लियर है अर्णव, आशुतोष? यस सर. ठीक है, यस चलिए. सर. ठीक है जी, ठीक है. इसके बाद बता रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और है, ओरली बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 37 देखें. एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर.
एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर बिकॉज एल्यूमिनियम ऐसे ही आराम से जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता हवा में, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या है? नहीं, ये ऑप्शन ए है इट इज हाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑप्शन बी इट इज लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑप्शन सी द मेटल डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑप्शन डी द मेटल इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच डज नॉट रब ऑफ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसीलिए ये एसिड्स के साथ भी एकदम से रिएक्ट नहीं करता, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन करता है। वो करता कब है? जैसे HCl में अगर हमने एल्यूमिनियम को डिप कर दिया तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की ना लेयर जमा हुई रहती है, तो वो जब लेयर जब हट जाती है, एसिड में डिसॉल्व हो जाती है जब वो लेयर, तो तब फ्रेश एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, तब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सेम चीज ये है कि एल्यूमिनियम का आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही एक ऑक्साइड की लेयर जमी हुई रहती है, ये याद रखिएगा। प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, वो एल्यूमिनियम को बचा कर रखती है। अगर वो डिस्ट्रक्टिव कोटिंग होती कि एल्यूमिनियम को खराब कर देती, तो हम एल्यूमिनियम को भी कहीं कैरोसिन में या किसी लिक्विड में डालकर रखते हैं। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, बाकी कल कराते हैं। शाम वाले बैच में मैथ्स कराऊंगा, किसी को आना हो आ जाना। ठीक है, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है।